एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ सीबीएसई एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यहां हम करते हैं हर चैप्टर का क्विक रिवीजन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, चाहे वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स हो, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन हो, उस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम यहां करते हैं सॉल्व, राइट। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं उनके वीडियोस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप अपने सिलेबस की पढ़ाई बिल्कुल आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे लास्ट सेशन में हमने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए किया था क्विक रिवीजन, बढ़िया मजेदार सा, जहां हमने हर कंसेप्ट को समझा था। आज हम उस चैप्टर के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Let's see the first question. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। All eukaryotic unicellular organisms belong to। दुनिया में सारे जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर्स होते हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हम वापस से जो किंगडम्स पढ़कर आए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने 5 किंगडम पढ़े हैं, राइट। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जो किसने दिया था, हम उन इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं पहले। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अब तक नाम और ईयर दोनों याद आ जाने चाहिए थे। क्लासिफिकेशन दिया था किसने, सर R.H. विटेकर ने, राइट। R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969। और इनके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर था हमारे पास फंजाई, फंजाई के बाद हमारे पास था प्लांटे, और प्लांटे के बाद हमारे पास था एनिमिलिया। इतनी बात, ये कंसेप्ट सबको याद आ गया। अब हमने इस चैप्टर में डीप में ब्रीफली अच्छे से, बहुत अच्छे प्रकार से किस चीज को पढ़ा है, इन तीनों को पढ़ा है। हमने टाइप्स पढ़े मोनेरा के, प्रोटेस्टा के टाइप्स पढ़े, फंजाई के टाइप्स पढ़े, वायरस पढ़ा, वायरॉइड पढ़ा, किसमें, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब जब सर R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उनका इस क्लासिफिकेशन को देने के कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ बेसिस थे। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सेट किए थे जिसके बेसिस पे उन्हें हर ऑर्गेनिज्म को किया था क्लासिफाई। और वो बेसिस क्या थे कि ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। आपको याद होगा मैंने आपको एनसीईआरटी का एक टेबल करवाया था अपने क्विक सेशन वाले वीडियो में, वहां पर भी आप उसको अच्छे से पढ़कर आए हैं, तो हम उसे ही देख रहे हैं। हमने देखा सेल कैसा हो सकता है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, बॉडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन था, टिश्यू था, सेल्युलर था, यूनिसेल्युलर था, मल्टी सेल्युलर था, सेल का टाइप प्रोकैरियोट था या यूकैरियोट था, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई थी, ये भी वहां पर क्राइटेरिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक क्राइटेरिया था कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं या दूसरों के ऊपर डिपेंड करके खा रहे हैं, ये भी हमने वहां पे पढ़ा। तो ये फैक्टर्स को देखते हुए सर R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें किस वर्ड की, यूकैरियोट।
यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? देखो सेल हमेशा दो टाइप के हमने पढ़े हैं, पहला पढ़ा है प्रोकैरियोटिक, दूसरा पढ़ा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल, पुराना सेल जहां इल डिफाइंड बाउंड्रीज थी, प्रॉपर साइटोप्लाज्म नहीं था, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ था। तो ये सारे फीचर्स थे जहां पर सेल जो है वो प्रॉपरली अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, जब यूकैरियोटिक सेल आए तो उन यूकैरियोटिक सेल में सारी चीजें वेल डिफाइंड हुआ करती थी। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे। कौन थे? प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे ना ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। यूकैरियोट्स को कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कैसे? यहां पर भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां पर भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद चालू होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सही बात है। दूसरी चीज, यहां पर कैसा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल था, यहां पर यूकैरियोटिक सेल, और यहां पर फिर यूकैरियोटिक सेल। तो आपको नहीं लगता कि प्रोटिस्टा के पास मोनेरा और फंजाई दोनों का एक एक फीचर आया है? और वो एक एक फीचर क्या है? यूनिसेल्यूलर यहां से और यूकैरियोट यहां से। इसीलिए प्रोटिस्टा को हम कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई प्लांटे एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा के अंदर ही यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते थे। यहां पर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली किया रिवाइज, और आंसर हमारा बनता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, मोनेरा नहीं है हमारा आंसर। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है प्रोटिस्टा। फंजाई नहीं हो सकता, बैक्टीरिया नहीं हो सकता, बैक्टीरिया फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो वेल डिफाइंड था, यूकैरियोटिक था, मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर पे नहीं। तो प्रोटिस्टा जो है वो हमारा यहाँ आंसर है। कंसेप्ट हमने देख लिया, आइए चेक करते हैं इस आंसर को। यस, द प्रोटिस्टा इज द करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट का नाम कौन से ईयर में हुआ था? जो साइंटिस्ट ने स्टडी दी वो कौन से ईयर में दी? क्या नाम है? स्टडी क्या थी? स्टडी का कंसेप्ट क्या था? क्या बेसिस बनाकर उन्होंने ये स्टडी दी? ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। अभी हमने रिवाइज किया, किसने दिया था? अभी 1 सेकेंड पहले बात करी है, किसने दिया था? सर R.H. विटेकर ने। और जो अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें पहला ही ऑप्शन R.H. विटेकर दिया हुआ है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन याद रखना इट वाज इन द ईयर 1969 में। ठीक है, 1969 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। बाकी दो साइंटिस्ट यानी कि एरिस्टोटल सर और कार्लस लिनियस सर का जो क्लासिफिकेशन था उसके लिए ईयर नहीं पूछा जाता, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए ईयर पूछा जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको हमेशा नाम के साथ ईयर को भी बोला करें ताकि आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ याद रहेंगी। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लेट्स चेक द आंसर ओवर हियर। Option A, R.H. Whitaker gave the 5 kingdom classification in the year 1969. 5 kingdom classification included Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया? सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स को फाइलोजेनी देख करके और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स देख करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड। कौन से ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में रहते हैं? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज दुनिया में हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन से हमारा क्या मतलब है? एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब एक तो हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो हमने लिख दिया हाई टेम्परेचर।
कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि सॉल्ट ज्यादा हो वाटर में, यानी कि सलाइन वाटर हो, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई केमिकल वहां पर आ जाए, जैसे वाटर की अगर हम बात करें, किसी भी वाटर बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डिनोफ्लैजेलेट्स हुआ करते थे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हो सकता है उस टॉक्सिन का कोई प्रोड्यूस्ड ब्रेकडाउन हुआ कोई मटीरियल जो केमिकल वहां पर प्रेजेंट हो, या हो सकता है सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है तो सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्ट प्रेजेंट होने के अलावा हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया इन सब हार्श कंडीशन में रह सकता है, पहले तो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? वो बैक्टीरिया होता है आर्के बैक्टीरिया, राइट। आर्के बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया कहलाता है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, तो थर्मो एसिडोफाइल वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। सॉल्ट में सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया कहलाता है हेलोफाइल, और केमिकल में जो सरवाइव कर जाए वो कहलाता है मिथेनोजेंस। अब इस वर्ड का मतलब समझो, थर्मो का मतलब था टेम्परेचर, तो हमने बोल दिया थर्मो एसिडोफाइल। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट वाले की बात करें तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और फाइल का मतलब होता है, फाइल जहां पर लगा हो, फिलिक लगा हो, फिलिक या फाइल लगा हो तो मतलब होता है लविंग, और फोबिक लगा हो तो मतलब होता है टू फियर। फोबिया मतलब होता है डर, और फिलिक मतलब होता है जिसके लिए हम अट्रैक्शन शो करें या जिसके लिए लविंग हो। तो ये सॉल्ट लविंग होते हैं, सॉल्ट में रह सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं हेलोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम केमिकल वाले बैक्टीरिया की बात करें जो हाई केमिकल में भी रह सकता है, तो वो हाई केमिकल में रहने वाला कौन सा बैक्टीरिया कहलाता है? उनको बोलते हैं मीथेनोजेंस। मीथेन जो है वो केमिकल के लिए यूज किया गया है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं बैक्टीरिया की। ये जो है ये कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशन, हार्श कंडीशंस किसी बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करने में, और वो कौन सी क्लास के बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट या फिर केमिकल के प्रेजेंस में सरवाइव कर जाते हैं, तो वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। मैंने हर बैक्टीरिया का आपको नाम बताया। आओ अब हम देखते हैं ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन बोलता है मिथेनोजेंस, तो मैंने आपको बताया मिथेनोजेन जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल में रह सकता है, केमिकल के प्रेजेंस में। और हमसे पूछा गया है सॉल्ट में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मैंने आपको बताया हेलो is used for salt। लैटिन में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग, फिलिक। तो सॉल्ट लविंग होते हैं हेलोफाइल्स, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आगे भी हम देखेंगे ऑप्शंस हर बार की तरह। नेक्स्ट ऑप्शन है हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स कौन होते हैं? हेलियोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं, देखो मैंने हमेशा बताया फाइट्स जो है वो कहाँ लगता है? प्लांट के लिए। जब हमको प्लांट को रेफर करना होता है तब हम वर्ड का यूज करते हैं फाइट, PHYTE, और यहाँ पर हेलियोफाइट है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में भी जिंदा रह जाने वाला, सर्वाइव कर जाने वाला प्लांट कहलाता है हेलियोफाइट। पर हमसे पूछा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट का मेंशन नहीं किया गया है, तो हम बैक्टीरिया को लेके आंसर देंगे। थर्मो एसिडोफाइल जो आखिरी ऑप्शन है, थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हो गए गलत, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं आंसर क्या बोलता है। आंसर इज हेलोफाइल्स, राइट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेकेड साइटोप्लाज्म, multinucleated and saprophytic are the characteristics of naked
नेकेड बोला है साइटोप्लाज्म, यानी ऐसे ही स्ट्रिप्ड पड़ा हुआ साइटोप्लाज्म जिसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती उसे समेट के रखने के लिए। फिर बोला है मल्टी न्यूक्लिएट, यानी एक से ज्यादा, एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देखो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सपोजिंगली ये एक ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट है जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि एक न्यूक्लियस ये है, फिर यहाँ पे कोई सेप्टा है, फिर एक न्यूक्लियस ये है, फिर यहाँ पे कोई सेप्टा, सेप्टा मतलब एक मेम्ब्रेन जो डिफरेंशिएट करे, जो एक रूम बना दे, कमरे जैसा बना दे। तो अब हमारे पास ये जो सेप्टा है ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सेप्टा ही नहीं है अपने पास, इफ वी डू नॉट हैव दिस सेप्टा, तो हमारे पास क्या बचेगा उसकी बॉडी पार्ट में? बहुत सारे न्यूक्लियस बचेंगे। कोई रूम नहीं था तो एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो हमने बोल दिया मल्टी न्यूक्लिएट। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करे, यानी कि डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर जाकर अपना खाना खाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब पता है, साइटोप्लाज्म जो था वो स्ट्रिप्ड था, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस थे, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या था? डेड और डिकेइंग मैटर पे खाने वाला ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे फीचर्स किसमें देखे जाते हैं? ये सारे तीनों फीचर्स देखे जाते हैं स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्ट में, ठीक है, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्ट में। और यही नहीं, प्रोटिस्ट, ये वाली जो प्रोटिस्ट है ये हमको कई बार कैसे दिखाई देती है? जो वेट वुड होता है, राइट, गीली लकड़ी जो होती है उसके ऊपर भी दिखाई देती है, तो पैरासाइट की तरह वहां रहती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़े हुए हैं। आओ अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या बोलता है। पहला ऑप्शन मोनेरा। मोनेरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मोनेरा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने के अलावा प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो ये प्रोटिस्टा में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर हो सकता है। कनेक्टिंग लिंक अपन ने अभी पढ़ा था बिटवीन दी मोनेरा एंड दी अदर किंगडम्स, दैट इज फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, तो ये भी नहीं है। फंजाई भी नहीं है, फंजाई भी ऐसा नहीं करती, वहां हाइफे देखने को मिलते हैं, माइसीलियम देखने को मिलते हैं। यहां पर आंसर जो है वो है हमारा स्लाइम मोल्ड, जिसके बारे में अभी हमने इतनी सारी बातें करी। सो लेट्स चेक द आंसर अकॉर्डिंग टू अस। हमारे हिसाब से आंसर सही जो है वो है स्लाइम मोल्ड फॉर दिस क्वेश्चन। आइए आंसर देखते हैं। So answer D is the correct option, right? Now you can, यहां पर क्या हो सकता था? बच्चे क्या गलती कर सकते थे? कंफ्यूज हो सकते थे सिर्फ प्रोटिस्टा में और स्लाइम मोल्ड में, लेकिन आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएट आपको इसमें देखने को मिलेगा और सैप्रोफाइटिक भी इसी में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? ओके, सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Fifth question says an association between roots of higher plants and fungi is called। higher plant और higher plant के भी roots है ना, plant के जो roots हैं, ठीक है, वो association में रहते हैं, मतलब मेल जोल बनाकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। किसके साथ? fungi के साथ। किसके साथ? fungi के साथ। तो इसको हम क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो क्या कहलाता है? जब प्लांट रूट और फंजाई एक साथ रहते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक साथ रह क्यों रहे हैं। क्या इनकी ऐसी मजबूरी है भाई कि इन्हें एक साथ रहना पड़ रहा है? तो जो प्लांट है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, सबको पता है। तो अगर वो सॉइल में हैं तो सॉइल में से प्लांट के रूट्स कुछ कुछ चीजें ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि लेते हैं सॉइल से। और वो चीजें कौन सी है? वाटर हो गया, राइट, मिनरल्स हो गए। इन वाटर और मिनरल्स को रूट जो है वो सॉइल में से अब्सॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को देता है। क्लियर? अब ये क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? प्लांट है। प्लांट यानी कि कोई बड़ा ही रहा होगा। अब जब ये बड़ा प्लांट है तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि बड़ा, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बड़ा प्लांट है तो इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसे ज्यादा पानी और ज्यादा मिनरल चाहिए। और ज्यादा पानी और ज्यादा मिनरल देने के लिए इसकी हेल्प कौन करता है सॉइल के अंदर? फंजाई। Fungi will help the plant roots to absorb more water
एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब ये इसको पानी और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने में, मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में, एक्चुअली हमें यहां पर बोलना चाहिए कि मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन फंजाई को क्या प्रॉफिट होने वाला है इससे? ये तो हो गया फंजाई ने जो प्लांट को हेल्प करी, लेकिन प्लांट ने फंजाई को क्या हेल्प करी? फंजाई को क्या चाहिए? देखो भाई, एक छोटा साधारण ऑर्गेनिज्म है फंजाई, उसको चाहिए कि हमें तो कोई रहने की और खाने की व्यवस्था कर दे, बस हमारा तो चल जाएगा उतने में, है ना। तो इसका चल जाएगा अगर इसे खाना मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए। तो बस ये दोनों चीजें प्लांट के रूट्स प्रोवाइड करते हैं फंजाई को। फंजाई जो है वो अपना फूड और शेल्टर लेती है प्लांट के रूट से। तो प्लांट के रूट ने फंजाई को दे दिया क्या क्या? शेल्टर दे दिया और न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड दे दिया। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का आपस में, दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो इसीलिए एक साथ रह रहे हैं। और जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो आपको याद होगा मैंने क्विक रिवीजन के जो कीवर्ड्स पढ़ाए थे वहां सबसे पहले आपको ये पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है इनके बीच की वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है माइकोराइजा। क्या कहलाती है? माइकोराइजा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कंसेप्ट क्लियर? अब देखो, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। ऑप्शन देख लो, लाइकन बिल्कुल नहीं कहलाती है। लाइकन जो है वो एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गे के बीच में। यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है कि फंजाई तो लाइकन में भी इन्वॉल्व है, लेकिन लाइकन में फंजाई के साथ एल्गे जुड़ी होती है, ना कि प्लांट रूट्स। फर्न का कोई यहां पर काम ही नहीं है, फर्न कभी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करेगा। माइकोराइजा जो है वो हमारा आंसर है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है BGA। BGA स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गे। BGA का फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गे है और वो अपने आप में एक एल्गे है, उसकी किसी के साथ एसोसिएशन बनी ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज माइकोराइजा। हम देख चुके हैं उसका कंसेप्ट क्या है, किसका क्या काम है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। लेट्स चेक द आंसर। हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइकैरियन कब बनता है। तो डाइकैरियन जो होता है, ये मैंने आपको क्विक रिवीजन के दौरान भी बताया था। अगर हम बात करें डाइकैरियन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, राइट। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। डाइकैरियन के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कब ये डाइकैरियन एक्शन में कब आया, कहां से लेकर आए, किस ऑर्गेनिज्म में देखा गया? तो डाइकैरियन स्टेज जो है वो देखी जाती है फंजाई में, और एक्चुअली में इसमें स्टेजेस होते हैं या फिर अपन जिसको बोल सकते हैं कि फेज भी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जब भी सेल डिवीजन होता है तो क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म का मिलना, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना, न्यूक्लियस का मिलना, न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाना, और फिर होता है मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। ये तीन स्टेप्स देखे जाते हैं, लेकिन इस स्टेप में होता क्या क्या है? सबसे पहले आता है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी। दूसरा, प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों स्टेप्स होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस जो है वो पहले फ्यूज कर जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो बाद में फ्यूज होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, सबसे पहले न्यूक्लियस आया दो जगह से, एक ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस जो है इसको अपन मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस ये था, ये दोनों फ्यूज हो गए, है ना, और आधे आधे क्रोमोसोम्स थे दोनों में, तो NN हैप्लॉइड था।
ठीक है, 2 सेट नहीं थे क्रोमोसोम के, 2 होते तो डिप्लॉइड बोलते, एक ही सेट था क्रोमोसोम का तो हैप्लॉइड बोला। दोनों जब न्यूक्लियस मिल गए, जब दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं तो उस दौरान कुछ समय का गैप रह जाता है न्यूक्लियस के मिलने के और साइटोप्लाज्म के मिलने के बीच में। जब न्यूक्लियस जल्दी मिल जाए और उसको फॉलो करके साइटोप्लाज्म जल्दी ना मिल पाए तो 2 न्यूक्लियस वाले उस फेज को कहते हैं डायकैरियन। इट स्टैंड्स फॉर 2 न्यूक्लियस। तो डायकैरियन एक ऐसा फेज जहां पर 2 न्यूक्लियस पहले मिल जाते हैं और साइटोप्लाज्म नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन एक जब साइटोप्लाज्म मिलने वाला था उसके पहले जब 2 न्यूक्लियस एक साथ हैं तो हम उस फेज की बात कर रहे हैं, बाद में आके साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो जाएगा, उस फेज को बोलते हैं डायकैरियन। बात समझ में आ गई? इट इज जस्ट अ फेज और अ स्टेज वेयर 2 haploid nucleus fuse together which cannot be immediately followed by plasmogamy, जो जल्दी से जिसके बाद साइटोप्लाज्म नहीं मिल पाया था। क्लियर हो गया? आंसर देखो, a dikaryon is formed when meiosis is arrested। meiosis से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 haploid cells do not fuse immediately। yes definitely 2 haploid cells जो हैं वो जल्दी से फ्यूज नहीं कर पाए, सिर्फ न्यूक्लियस उनका फ्यूज करा तब बनता है डायकैरियन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज। साइटोप्लाज्म तो फ्यूज नहीं हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन डायकैरियन वो क्यों कहलाए? क्योंकि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। नन ऑफ द अबव, तो ये तीनों हमारे आंसर्स नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है ड्यू टू दिस कंसेप्ट। आइए आंसर्स चेक कर लेते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम was proposed by। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था? ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मैम कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ना इंग्लिश समझ में आती है ना हिंदी दिखती है, तो ये क्या है? एक्चुअली यहां बात हो रही है वायरस की। किसकी बात हो रही है? वायरस की। वायरस को हम पढ़ चुके हैं, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है? अब इसको कनेक्टिंग लिंक तो बोल देते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरस जो है वो ना तो जिंदा है ना डेड है, लेकिन उसके पास डीएनए और आरएनए है। जब जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा, उसके सेल के अंदर जाएगा, तो ये अपने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगेगा। ये बात सबको पता है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि वायरस जो है उसका जो मटीरियल है डीएनए और आरएनए, वो बहुत जल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चले जाने की एबिलिटी रखता है। मतलब जैसे पानी जो होता है, पानी के बहाव को आप रोक नहीं सकते हो, वो जरा सी सांसर में से भी निकल जाएगा, मतलब थोड़ी सी पतली सी जगह में से भी पानी निकल ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। उसी तरीके से वायरस जो है वो छोटी से छोटी जगह में से भी पास ऑन कर जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते। वर्ड का मतलब है, पहला वर्ड देखो क्या दिया है, कंटेजियम। कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, कंटैमिनेंट, इन्फेक्शियस, ठीक है, यानी इन्फेक्शन करने वाला। दूसरा वर्ड है वाइवम। वाइवम यूज किया है वायरस के लिए। तीसरा वर्ड है फ्लूइडम। फ्लूइडम यूज किया है फ्लूइड के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जैसे पानी कहीं से भी निकल जाता है, ऐसे वायरस कहीं से भी पास ऑन हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। अब ये क्यों, कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि एक बार एक साइंटिस्ट ने बहुत पतली मैश बनाई। क्या बनाई? बहुत पतली सी एक मैश बनाई। मैश का मतलब होता है छन्नी या जाली जैसा, ठीक है, और वो बहुत पतली थी। लेकिन वो कितनी भी पतली छन्नी हो, कितनी भी पतली जाली हो, उसमें से भी वायरस पास कर जाता है, जो प्रॉपर्टी बैक्टीरियाज में नहीं देखी जाती। बैक्टीरियाज का साइज बड़ा होता है तो वो हर जगह से पास नहीं कर पाते, वायरस जो है वो कहीं से भी पास कर जाता है, जैसे पानी कहीं से भी पास कर जाता है। तो इन साइंटिस्ट ने बोला कि इन्फेक्शियस वायरस जो है वो फ्लूइड की तरह होता है, जो किसी भी पतली सी मैश में से पास ऑन हो जाता है और फिर करा देता है इन्फेक्शन। और ये सारी बातें जो हैं वो किसने बोली थी? सर बेजरिक ने बोली थी।
क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं, ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का क्या मतलब होता है और किसने दिया था। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब ये होता है, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये दिया था M.W. बेजरनिक ने। क्लियर हो गया। अब देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आइवानोस्की, डीजे आइवानोस्की, नहीं, उन्होंने नहीं दिया था। मैंने आपको बताया किसने दिया था, M.W. बेजरनिक ने। M.W. बेजरनिक जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, या ये सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टैनली और फिर है रॉबर्ट हुक, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ये है और मतलब इस स्टेटमेंट का ये है, राइट। लेट्स चेक द आंसर। M.W. Bejernik has given the phrase contagium vivum fluidum for the virus, which says that virus is an infectious agent which can cross from any of the mesh-like fluid. इन्होंने बोला था वायरस फ्लूइड की तरह किसी भी मेश में से पास करके इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। किसने बोला था, M.W. Bejernik ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। तो माइकोबायोन जो होते हैं और फाइकोबायोन जो होते हैं, ये क्या होते हैं। माइकोबायोन बोला जाता है फंजाई को, किसको बोला जाता है, फंजाई को, और फाइकोबायोन बोला जाता है एल्गे को। और जब फंजाई और एल्गे क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो क्या बेनिफिट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। बेनिफिट ये करते हैं कि फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है किसको, एल्गे को, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। लेकिन एल्गे जो है वो फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को। तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों एसोसिएशन में रह करके कहलाते हैं अलग से लाइकन। इनको बोलते हैं लाइकन। और लाइकन की एक खास बात होती है कि लाइकन हमेशा ऐसी जगह पाया जाता है जहां पर पोल्यूशन नहीं होता। तो लाइकन को इंडिकेटर बोला जाता है पोल्यूशन का, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन लाइकन नहीं होगा, कम पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, तब लाइकन का प्रेजेंस देखने को मिलता है, तब फंजाई और एल्गे एसोसिएशन बनाकर एक साथ रहते हैं। तो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट समझ में आ गया। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है माइकोराइजा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लांट की रूट्स और फंजाई के बीच का एसोसिएशन होता है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। नेक्स्ट है रूट, ये भी हमारा आंसर नहीं है। लाइकन है जो हमारा आंसर है, और फिर है ब्लू ग्रीन एल्गे जो अकेला तो है। तो कैसे एसोसिएशन बना सकता है, ये ऑप्शन दिया ही क्यों था, है ना। तो लाइकन इज द करेक्ट आंसर। आइए चेक कर लेते हैं इसको। लाइकन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। हमने अपने क्विक रिवीजन में वायरस और वायरॉइड्स को लेकर के पूरी कहानी डिस्कस की थी। वायरस क्या होता है, वायरॉइड क्या होता है। तो अगर देखा जाए, वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसके पास आरएनए होता है और डीएनए होता है, लेकिन कैप्सिड के अंदर, मतलब कि एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और प्रोटीन भी एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। लेकिन वायरस से भी छोटा एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वायरस से भी छोटा एक स्ट्रक्चर है जो कहलाता है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं और इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, प्रोटीन को और आरएनए डीएनए को रखने के लिए। लेकिन इसके पास आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब कि एक ही स्ट्रैंड होता है, दोनों नहीं होते, और सर्कुलर होता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट होता है। ये सारे फीचर्स हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़े हैं और ये सारे फीचर्स हमने वायरस के बारे में पढ़े हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रोटीन डीएनए आरएनए को रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होती। तो ये डिफरेंस हमारा जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है दिया फर्स्ट ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट इन वायरस।
डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन कोट वायरॉइड्स में नहीं होता, वायरस में होता है। तो सही ऑप्शन हमें लगता है अभी तक ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड। लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वायरॉइड का होगा, ना कि वायरस का होगा। बोथ ए एंड बी नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ दी अबव भी गलत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। लेट्स चेक द आंसर आउट ओवर हियर। आंसर इज ऑप्शन ए। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, फंगल की रिप्रोडक्टिव साइकिल को देखते हुए चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो बताना है। तो फंगस जो है, फंगल की जो सेक्सुअल साइकिल होती है यानी रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लिखा है तो मतलब होने वाला है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब होता है तो उस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। उस दौरान होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद रेप्लिकेशन और डिवीजन होगा यानी कि मियोसिस होगा। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर जाता है, और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो वो पार्ट कहलाता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। किसका न्यूक्लियस फ्यूज होने वाला है? डेफिनेटली दो गैमीट्स का, दो सेल का। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो वो कहलाता है कैरियोगेमी। ठीक है, गेमी मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, विच इज यूज्ड फॉर वेडिंग, शादी के लिए। तो वहां पर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, इसीलिए यहां पर भी दो एक साथ जब न्यूक्लियस रहेंगे तो कैरियोगेमी, दो एक साथ जब साइटोप्लाज्म रहेंगे तो प्लाज्मोगेमी। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म आया, मिलके रहने लगा, न्यूक्लियस आया, वो भी मिलके रहने लगा। तो फिर अब इन्होंने सोचा जब सब मिलके रह ही रहे हैं तो मियोसिस ने सोचा मैंने क्या बिगाड़ा है भैया, मैं भी आ ही जाता हूं। तो मियोसिस आ जाता है उसके बाद। तो ये हो जाती है हमारे स्टेजेस। पहला स्टेज कौन सा था अपना? प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेज कैरियोगेमी, तीसरा स्टेज मियोसिस। हो गई कहानी खत्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑप्शंस की तरफ देखिए, आइए आंसर को देखते हैं। कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड मियोसिस। कैरियोगेमी पहले नहीं होता तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन मियोसिस, मियोसिस पहले कभी नहीं हो सकता, पहले तो फ्यूजन होगा ना भैया सेल का, गैमीट का, फिर तो मियोसिस होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, यहां पर वही स्टेप्स दिए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मियोसिस पहले दिया हुआ है तो यहीं से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो सही ऑप्शन यहां पर जो है वो है ऑप्शन सी। राइट, लेट्स चेक द आंसर। So yes, option C is the correct answer. See, you can only find the correct answer to the MCQ question if your concepts are clear. अगर explanation आपका concept जो है वो clear है तो आप चाहे कितने भी एक जैसे ऑप्शंस दिए हो आप सही ऑप्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बिना सेल का ऑर्गेनिज्म है वायरस, बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। लेकिन उसके बाद भी रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिका बना सकता है, अपनी जैसा एक और बना सकता है अगर होस्ट सेल के अंदर चला जाए, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चला जाए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वायरस कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 बार क्लासिफाई किया गया था। पहला क्लासिफिकेशन सर अरिस्टोटल ने दिया था जहां प्लांट और एनिमल हुआ करते थे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो फिर कार्लस लिनिस सर ने दिया था जहां फिर से 2 ऑर्गेनिजम्स में 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक था एनिमेलिया, दूसरा था प्लांटे। फिर सर आर.एच. विटेकर आए जो हीरो थे स्टोरी के, उन्होंने कहा भाई आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं बताता हूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एक मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, ये तीनों दे दिया। फिर बोल दिया प्लांटे ले लो, एनिमेलिया ले लो, हो गए ऑर्गेनिजम्स खत्म। लेकिन उन्होंने भी वायरस को नहीं रखा था किसी भी किंगडम में। वायरस जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक जीवित ऑर्गेनिज्म और एक निर्जीव के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है हमारा वायरस, क्योंकि वायरस जो है वो इनएक्टिव रहता है यानी निर्जीव रहता है जब तक अकेला है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल का साथ पाता है तो वहां जाकर डिवाइड करने लगता है, लिविंग की प्रॉपर्टीज शो करने लगता है, इसीलिए उसे किसी किंगडम में नहीं रखा गया। तो ऑप्शन देख लो, यहाँ किंगडम कोई है ही नहीं है ना। तो देखो मोनेरा में रखा था वायरस को, नहीं।
प्रोटेस्टा में रखा था, बिल्कुल भी नहीं। फंजाई में रखा था, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं यार ये लोग, गंदी गंदी। और काय में रखा था, नन ऑफ द अबव, किसी में नहीं रखा था। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है यहाँ पर। लेट्स चेक द आंसर, लेट्स चेक द आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। वायरस को कहीं पर भी नहीं रखा गया क्योंकि उसका कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या कैरेक्टर है, और वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज जो है उसके मेंबर्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? तो उसके जो हमने ये पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है। फाइकोमाइसिटीज जो होती है उसके ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जहां पर नमी होती है, जहां मॉइस्चर होता है उस एरिया में, पानी में, और मॉइस्चर के साथ साथ जो वुड होता है उस वुड पर वो ग्रो करते हैं। सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पर भी फीड करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है फाइकोमाइसिटीज को लेकर। आइए देखते हैं ऑप्शन। एक्वेटिक हैबिटेट, हाँ बिल्कुल एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। डिकेइंग वुड यानी कि जो वेट मॉइस्ट वुड होती है उस पर भी पाए जाते हैं, और मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया नमी वाली जगहों पर। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट में भी पैरासाइट की तरह डेफिनेटली देखा जाता है फाइकोमाइसिटीज को। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शंस हमें यहाँ सही दिखते हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, और वो पार्ट आपको बताता है, देखो कि भाई चूज फ्रॉम दी फॉलोइंग, नन ऑफ दी अबव, 1 and 4, सेकेंड एंड थर्ड, नो, इट इज ऑल ऑफ दी अबव। सारे ऑप्शंस हमारे वहां सही थे, इसीलिए इन्होंने एक और पार्ट दिया हुआ है, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स चेक आउट द आंसर, व्हाट डज इट से? सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो यहां पर हमारे एमसीक्यू सेकंड चैप्टर के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हुए खत्म। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे फॉर द सेम चैप्टर। पर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोज हैं उनको अवेलेबल कराया है हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। और यही नहीं, ऐप पर भी अवेलेबल है, जो ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। तो वहां पर आप इस ऐप को एक्सेस करिए और हर वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको आपके सिलेबस की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ये, आप टाइप करिए www.magnetbrains.com सर्च बार में, तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं कोर्सेज को यहां पर टाइप करके, या फिर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं टॉप कोर्सेज को। देखिए यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी आप लोगों को बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं वो भी पढ़ने के लिए। और यहां पर जैसे ही आपको अपना कोर्स दिख जाए, अपना जो फेवरेबल कोर्स है उसको क्लिक करिए। जैसे ही आप उस कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का विंडो ओपन होगा, जहां पर आपको सभी क्लासेस के बारे में दिया हुआ है कि आपको किस क्लास का पढ़ना है। क्लास 12 है, 11 है, 10, 9, 8, 7, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ। जैसे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो यहां पर आप इस पे क्लिक करिए, आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर हर सब्जेक्ट के, हर टीचर के वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल हैं। आप आसानी से उससे पूरा एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, आप यहां से चूज कर लीजिए, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पे क्लिक करिए, वॉच नाउ पे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। यहां पूरी डिटेल दी हुई है कि इस कोर्स में क्या क्या कवर होता है। तो चैप्टर की समरी है, सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस, टॉपिक जो है वो अच्छे से सीक्वेंस में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारी चीजें, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। यहां पर आप जाइए, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेगा, वहां पर आपको जो भी वीडियो देखना है, सिलेबस ओवरव्यू पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या सिलेबस है, या चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से वीडियो जो है वो प्ले होने लगेगा और आप कर सकते हैं धुरंधर प्रिपरेशन, राइट? ओके,
और यही नहीं, आपके आसपास जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको आप सजेस्ट करिए कि वो भी अब मैग्नेट ब्रेन से अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और उन्हें डेफिनेटली बोलिएगा, करवाइएगा उन्हें सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि उनको भी नोटिफिकेशंस हर चैप्टर के सीक्वेंस में मिल सकेंगे ऐसा करने से। जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस एजुकेशन को एक्सेस करें और अपने स्किल्स को डेवलप करें। आपको अगर वीडियो पसंद आया है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, डेफिनेटली लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इसे सब फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने आस पड़ोस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ। थैंक यू सो मच।